हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था तनु अम्ल के बारे में और सांद्र अम्ल के बारे में। तनु अम्ल के अंदर अम्ल कम होता है, जल ज़्यादा होता है, और सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की मात्रा कम होती है। ये तो था साधारण भाषा में आपको समझाना कि तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। लेकिन अगर असल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तनु अम्ल में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब जलीय विलयन होता है अम्ल का, यानी कि जल में घुला हुआ जब कोई भी अम्ल होता है तो इसके पास ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन, ये जो धनायन है, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाकर या पानी के अणु के साथ जाकर चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। और मैंने तब भी आपको कहा था कि अगर H पॉजिटिव अलग नहीं हो सकता तो वो चीज़ अम्लीय व्यवहार नहीं करेगी। अम्लीय व्यवहार वो कब करेगी, वो अम्ल कब बनेगी, जब वो H पॉजिटिव को अलग कर पाएगी। तो जब ये H पॉजिटिव अलग होके पानी के साथ पानी के अणु के साथ जुड़ता है तो ये कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो तनु अम्ल में अगर अम्ल कम है तो H पॉजिटिव भी कम निकलेंगे, और कम निकलेंगे तो फिर हाइड्रोनियम आयन भी कम बनेगा। तो अगर विज्ञान की भाषा में मैं बताना चाहूँ तो तनु अम्ल में हाइड्रोनियम आयन की जो मात्रा है वो कम होती है। समझ में आई बात? क्योंकि तनु अम्ल में अम्ल कम है, और अगर अम्ल कम है तो फिर जो H पॉजिटिव निकलना था वो भी कम निकलेगा, और कम ही निकलेगा तो फिर कम ही जुड़ेगा इसके साथ, और इसीलिए हाइड्रोनियम आयन कम बनते हैं। तो तनु अम्ल में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा, या ये कहो H पॉजिटिव धनायन की मात्रा कम होती है, जबकि सांद्र अम्ल में अम्ल ज़्यादा होता है, इसीलिए H पॉजिटिव भी ज़्यादा निकलेगा, और ज़्यादा निकलेगा तो हाइड्रोनियम आयन भी ज़्यादा बनेगा। तो इसीलिए तनु अम्ल में ये प्रश्न अगर आए तो तनु अम्ल में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल में हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। H3O पॉजिटिव की मात्रा इसमें कम होगी और H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें अम्ल कम है, इसमें अम्ल ज़्यादा है। अब एक शब्द आता है तनुकरण। तनुकरण यानी किसी भी चीज़ को तनु उसमें बदलना। तो सांद्र को मुझे तनु अम्ल में बदलना है। ये मेरा सांद्र अम्ल है जिसे मुझे इसे तनु अम्ल में बदलना है। अब होगा क्या उसके अंदर? सांद्र अम्ल में मैंने एक उदाहरण लिया था आपको सांद्रता बताने के लिए, कि मैंने एक गिलास पानी में मान लो 30 चम्मच चीनी के डाल रखे हैं। 30 चम्मच है, ठीक है, 30 चम्मच चीनी के डाल रखे हैं, तो वो क्या होगा, सांद्र होगा। ये जो मेरा विलयन मिलेगा, जब मैंने एक गिलास में 3 चम्मच चीनी घोल रखी है तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसकी सांद्रता कम करना चाहती हूँ। सांद्र अम्ल को जब भी तनु अम्ल में बदलते हैं तो सांद्रता कम करनी पड़ती है। किसकी सांद्रता, किसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी? हाइड्रोनियम आयन की कम करनी पड़ेगी। सांद्र अम्ल है, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए ये सांद्र है। अगर मुझे इसे तनु में बदलना है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, कम होता है। तो मुझे सांद्र अम्ल से अगर तनु अम्ल में बदलना है तो मुझे हाइड्रोनियम आयन की मात्रा इसमें कम करनी पड़ेगी। अब वो कम कैसे होगी? जिस तरह एक गिलास पानी में 30 चम्मच चीनी डाले हुए हैं, अगर मुझे इसकी मिठास कम करनी हो तो मैं क्या इसमें मिला दूं, पानी और मिला दूं। पानी और मिलाऊंगी तो ये मीठा कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना है, अगर मुझे हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम करनी है तो मुझे सांद्र अम्ल में भी क्या मिलाना होगा, पानी मिलाना होगा। तो सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना, पानी मिलाकर उसे तनुकरण करना कहते हैं। किसी भी सांद्र अम्ल को उसमें पानी मिलाकर उसको तनु अम्ल में बदलना, उसे तनुकरण कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, जब मैं पानी मिलाऊंगी तो हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम हो जाएगी, इसीलिए वो किस में बदल जाएगा,
तनु अम्ल में बदल जाएगा। अब होगा क्या, अब तुम कैसे कर सकते हो तनुकरण? इसके दो तरीके हैं, या तो अम्ल में पानी मिला दो, जो सांद्र अम्ल है तुम्हारा, सांद्र अम्ल में पानी मिला दो, या पानी में सांद्र अम्ल मिला दो। दो तरीके हैं, इसमें से एक गलत है और एक सही है। ये जो तरीका है ये पूरी तरह से गलत है और ये जो तरीका है ये पूरी तरह से सही है। हमें कभी भी सांद्र अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, आइए मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने लिया है, मान लो मैंने 2 बीकर लिए हैं, कांच के हैं, इसमें मैंने सांद्र अम्ल डाला है, यह है बीकर नंबर ए, इसमें मैंने जल डाला है, यह है मेरा बीकर नंबर बी। अब मैं ये पहला, ये दूसरा, अब बीकर ए में मैं पहला तरीका अपनाऊंगी, मतलब सांद्र अम्ल में जल मिलाऊंगी। ठीक है, ये मैं जल डाल रही हूँ धीरे धीरे करके इस सांद्र अम्ल में। तो अब होता क्या है, जब भी जलीय विलयन तैयार किया जाता है अम्ल का, जब भी अम्ल को जल में मिलाया जाता है या दोनों की आपस में जब मिलन मतलब मिलाया जाता है, अम्ल को पानी में या पानी को अम्ल में, कुछ भी कहो, तो ये जो अभिक्रिया होती है या ये जो होता है ये ऊष्माक्षेपी होता है। मतलब जब भी अम्ल और पानी आपस में मिलाए जाएंगे, जब भी अम्ल और पानी आपस में मिलाए जाएंगे तो वो जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी होगी। मतलब बहुत सारी ऊष्मा यानी कि बहुत सारी गर्मी निकलेगी बाहर, जिससे क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तो जब मैं इस जल को धीरे धीरे करके सांद्र अम्ल में मिला रही हूँ तो अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, ऊर्जा निकल रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो अब जल तो मैं ऊपर से डाल रही हूँ तो तापमान किसका बढ़ेगा, सांद्र अम्ल का बढ़ेगा। तो एक तो ये एसिड है पहले ही खतरनाक, ऊपर से इसका तापमान भी बढ़ गया, तो होगा क्या, ये उछल के बाहर आके हमारे नाक मुंह को लग सकती है या हमारे ऊपर गिर सकती है, जो ख़तरनाक होगा। इसीलिए ये तरीका कभी नहीं अपनाया जाता। अब अगर मैं दूसरा तरीका अपनाऊं, पानी में सांद्र अम्ल मिलाऊं, तो ये मेरा जल है और ये मेरा सांद्र अम्ल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पानी और अम्ल जब भी मिलाए जाते हैं ऊष्माक्षेपी होती है। तो अब मैं सांद्र अम्ल ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब जब डाल रही हूँ तो वो किस में जा रहा है, जल में जा रहा है। तो ऊष्माक्षेपी है, तापमान बढ़ रहा है, तो किसका तापमान बढ़ेगा, जो नीचे है यानी कि जल का। अब जल का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जल कितने उस पे उबलता है, डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता है। ठीक है, तो उससे पहले तो ये उबलेगा ही नहीं। तो क्या करेगा, जो तापमान बढ़ रहा है उसको जो जल है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा या अपने अंदर सोख लेगा, जिससे ये जल बहुत देर में उबलता है। इसीलिए इसके उछल के बाहर आकर हमारे ऊपर गिरने के चांस कम हैं। तो इसीलिए हमेशा पानी में सांद्र अम्ल मिलाया जाता है, ताकि ऊष्माक्षेपी होने की वजह से जो भी तापमान बढ़े वो जल का बढ़े, और जल का तापमान इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है और 100 डिग्री पे जाके ये उबलता है, तो उछल के बाहर भी ये कम आएगा। लेकिन अगर तुम सांद्र अम्ल को पानी में पानी मिलाओगे, अगर तुम सांद्र अम्ल में पानी मिलाओगे तो तापमान किसका बढ़ेगा, सांद्र अम्ल का बढ़ेगा, और ये बहुत जल्दी उबल जाता है और उबल के उछल के हमारे ऊपर आके गिर जाएगा। और दूसरी चीज़ हो सकता है तापमान इतना बढ़ जाए कि कांच का जो ये बीकर है ये भी टूट जाए, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। तो हमेशा जब भी तनुकरण करना हो, जब भी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना हो पानी मिलाकर, तो हमेशा पानी में सांद्र अम्ल मिलाया जाता है, पानी में सांद्र अम्ल मिलाया जाता है, ना कि सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाता है। अब होता क्या है, तनु अम्ल में जब हम तनुकरण करते हैं तो असल में होता क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। अब जिस तरह मैं चीनी और पानी का ही उदाहरण ले रही हूँ, ये मेरा 1 गिलास पानी था, सबसे पहले चीनी और उसका ही उदाहरण ले लेती हूँ। अब इसके अंदर ये पूरा पानी का भरा हुआ है, ये मान के चलो मेरा 1 गिलास पानी है भरा हुआ।
अब मान लो इसमें 30 चम्मच मैंने चीनी मिला रखे हैं, ठीक है। एक गोला जो है वो 30 चम्मच को मान के चलो कि ये, ठीक है। तो ये मेरी चीनी पड़ी है। अब एक ही गिलास में 30 चम्मच है तो चीनी के जो कण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो सारे के सारे कण क्या हैं, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक पड़े हुए हैं। समझ में आई बात? तो अब अगर मैं इस एक गिलास पानी का ये छोटा सा हिस्सा निकालूं तो इसमें कितने कण हैं? 2 हैं। लेकिन अगर मैं पानी 2 गिलास कर दूं, मैंने पानी मिला दिया इसके अंदर और ज़्यादा। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें 30 चम्मच चीनी थे, चीनी के थे। अब मैंने 2 गिलास पानी के कर दिए, ये 2 गिलास हो गए मेरे, ठीक है। ये 2 गिलास पानी है, मैंने इसमें पानी और मिला दिया। तो अब चम्मच चीनी के कितने रहे? 30 ही रहे। लेकिन अब ये क्या होंगे, ये कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया है। यहाँ 1 गिलास पानी था, यहाँ मैंने 2 गिलास कर दिया, इसमें मैंने 1 गिलास पानी और मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का और मिला दिया इसके अंदर। तो अब ये 2 गिलास हो गए, लेकिन चीनी उतनी ही रही। तो अब ये चीनी के कण क्या हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो अब अगर मैं इस छोटे से हिस्से को देखूंगी जो यहाँ पर देखा था मैंने, तो अब वहाँ कितने कण हैं? एक ही है। पहले कितने थे? 2। तो तनुकरण में जब हम पानी मिलाते हैं तो होता क्या है कि जो प्रति इकाई हाइड्रोनियम आयन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। प्रति इकाई का मतलब क्या था कि एक छोटे हिस्से में, यहाँ। तो अब इस छोटे हिस्से में कितने कण रह गए? 1 कण रह गया, जबकि यहाँ कितने थे? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो जब हमने पानी मिलाया तो ये जो चीनी के कण थे दूर दूर फैल गए, जिससे प्रति इकाई में हाइड्रोनियम आयन के कणों की संख्या या हाइड्रोनियम आयन के अणुओं की संख्या कम हो गई। इसी से वो क्या हुआ, तनु अम्ल में बदल गया। ये मेरा सांद्र अम्ल था। अगर मैं अब अम्ल की बात करूं तो ये मान लो 100 ml मेरा ये मेरा सांद्र अम्ल था। सांद्र अम्ल में अम्ल ज़्यादा था, तो जब मैंने पानी मिला के उसको तनु किया तो जो अम्ल के कण थे वो दूर दूर हो गए, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था। तो अब प्रति इकाई अम्ल के जो अणु थे वो कम हो गए, जिससे सांद्र अम्ल किस में बदल गया? तनु अम्ल में बदल गया। तो होता क्या है, सांद्र अम्ल को जब भी तनु अम्ल में बदला जाता है पानी मिलाकर, तो प्रति इकाई जो अम्ल के कण थे वो कम हो जाते हैं, जिससे वो तनु अम्ल में बदल जाता है। तो इसको कहते हैं तनुकरण करना। तो हम तनुकरण किसे कहते हैं? जब हम सांद्र अम्ल को किस में मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं, ठीक है। सांद्र अम्ल में जब हम पानी मिलाएंगे तो वो तनु अम्ल में बदल जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई हाइड्रोनियम आयन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। और तनुकरण करने के लिए क्या करना होता है? पानी में सांद्र अम्ल मिलाना होता है, क्योंकि जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है, उसमें तापमान बढ़ जाता है। और अगर हम सांद्र अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो उछल के हम पे गिर सकता है, जबकि अगर पानी में मिलाएंगे तो पानी का तापमान बढ़ेगा, जो 100 डिग्री पे जाके उबलता है, और इससे वो क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा अपने अंदर। अच्छा जी, अब एक और बात हम कर लेते हैं। अब एक और नई चीज़ आती है कि जो तुम्हारा अम्ल है या क्षारक है वो प्रबल है या कमज़ोर है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? सारे के सारे अम्ल, अब जैसे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं, इसी तरह जो अम्ल और क्षारक होते हैं वो भी या तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे, या फिर कमज़ोर होंगे। सारे अम्ल एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ अम्ल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा प्रबल होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और कुछ अम्ल जो है वो कमज़ोर होते हैं। तो अब होता क्या है, प्रबल और कमज़ोर से हमारा मतलब क्या है? जब HCl मान लो मैं लेके चल रही हूँ, Cl नेगेटिव, और पानी में, और क्या है,
ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदल जाता है, ये H पॉजिटिव दे देता है। अम्ल का यही काम है, वो H पॉजिटिव पानी को दे देता है। जितनी आसानी से ये H पॉजिटिव दे देगा उतना ही ये प्रबल होगा, और जितना बहुत देर में अगर H पॉजिटिव देगा तो उतना ही ये कमज़ोर अम्ल होगा। ठीक है, जितनी आसानी से ये दे दे उतनी ज़्यादा जल्दी ये चीज़ बनेगी, जितनी आसानी से ये दे देगा, जितनी ज़्यादा ये चीज़ बनेगी उतना ही तुम्हारा अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, जितनी मुश्किल से ये H पॉजिटिव देगा उतना ही देर में H3O पॉजिटिव बनेगा और उतना ही तुम्हारा अम्ल कमज़ोर होगा। तो ये तो ताकतवर में आता है, ये प्रबल होता है। HCl जो है वो प्रबल अम्ल है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसिटिक अम्ल की, ये एसिटिक अम्ल है, तो ये जो है ये कमज़ोर होता है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि कौन सा प्रबल है, कौन सा ताकतवर अम्ल है या क्षारक है, दोनों का ही पता करना है। तो उसके लिए एक चीज़ की खोज की गई जिसे कहते हैं pH। ठीक है, इसको लिखा जाता है छोटी p और बड़ा H। P जो शब्द है उसको अंग्रेज़ी में पोटांस कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसे पोसांस कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ होती है pH। अब ये क्या बताता है, ये हमें मात्रा बताता है किसकी, हाइड्रोनियम आयन की। समझ में आई बात। जो pH है वो हमें क्या बताएगा कि कितनी मात्रा में हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन है। और अभी अभी मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा, उतना ही ताकतवर अम्ल होगा। तो जिसमें ज़्यादा ये होगा उतना ही वो प्रबल होगा। तो अब ये है pH स्केल। जैसे स्केल होता है तुम्हारा, फूटा होता है जिसे तुम मापते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसी तरह pH स्केल होता है। ये 0 से स्टार्ट होके यहाँ 14 इसकी वैल्यू होती है, बीच में होता है 7। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये pH का स्केल होता है। अगर किसी पदार्थ को जब हम और हर उसका रंग अलग अलग होता है। ऐसे खाने बने होते हैं और हर खाने में अलग रंग होता है। ठीक है, ये खाने बने हुए हैं pH स्केल के अंदर और हर खाने में रंग कैसा है, अलग अलग रंग है। इसका अलग रंग है, इसका अलग रंग, इसका अलग रंग, इसका अलग रंग, सबके अलग अलग रंग है। तो जब हम इस pH को, ये एक कागज़ के तौर पे होता है, pH पत्र भी कह सकते हो आप, तो एक कागज़ के तौर पे होता है। तो जब हम इस pH पत्र को किसी चीज़ पे रखेंगे तो वो इनमें से कोई एक रंग हो जाएगा। तो फिर तुम्हें ये देखना है वो किस रंग का हुआ। मान लो वो जिस रंग का हुआ वो कौन से खाने में आता है। ठीक है, मान लो ये जो खाना है ये लाल रंग का है। ठीक है, ये जो खाना है ये हरे रंग का है। मान लो, अभी मैं वो नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होता है, मान लो ये जो खाना है ये पीले रंग का है। ठीक है, मान के चलो। तो मैंने किसी चीज़ पे ये pH पत्र रखा, अगर वो लाल रंग का हो गया तो मतलब क्या है, उसका pH 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अगर मैंने किसी चीज़ पे रखा और उसका रंग लाल हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी pH की वैल्यू किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। अगर मैंने ये pH पत्र किसी चीज़ पे रखा और उसका रंग हरा हो गया तो इसका मतलब उस चीज़ की जो वो है pH वैल्यू है वो 4 और 5 के बीच में है। इसी तरह अगर मैंने किसी चीज़ पे रखा और वो पीला हो गया तो यानी उसकी pH वैल्यू 12 और 13 के बीच में है। अब इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, 7 से इस तरफ जो अगर किसी की वैल्यू आती है, किसी चीज़ पे हमने इसको रखा, किसी चीज़ में इसको डुबोया और उसकी वैल्यू 7 से कम आती है तो यानी वो क्या है, अम्ल है। और अगर 7 से 14 के बीच में आती है तो यानी कि वो क्या है, क्षारक है। समझ गए। तो मैंने किसी चीज़ पे रखा, हर खाने का रंग अलग अलग है, वो जिस रंग का हो जाएगा उस खाने की जो वैल्यू है वही pH वैल्यू होगी उस चीज़ की। ठीक है, तो अब तुम्हें ये देखना है कि अगर उस चीज़ की pH वैल्यू किस में आती है, अगर वो 7 से कम है तो यानी वो चीज़ अम्ल है, अगर उसकी वैल्यू 7 से 14 आती है तो यानी कि वो क्षारक है। मान लो कोई भी चीज़ है, ABCD कोई भी हमारी चीज़ है, इसकी वैल्यू आई 3.4, 7 से कम है तो यानी कि ये क्या है, अम्ल है। इसी तरह B की वैल्यू आई 1.2,
7 से कम है तो यानी कि ये क्या है, अम्ल है। C की वैल्यू आई 11.5, अब ये 7 से ज़्यादा है तो यानी कि ये क्या है, क्षारक है। इसी तरह वैल्यू आई 13.4, यानी कि ये क्या है, क्षारक है। ठीक है, क्योंकि ये रेंज क्या होती है, 0 से 7 के बीच में अगर किसी की pH वैल्यू आ रही है तो वो अम्ल होता है, अगर किसी की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ रही है तो वो क्षारक होता है, बीच में कहा। और अगर किसी की वैल्यू 7 आ रही है तो वो उदासीन होता है, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षारक होगा। अब ये दोनों अम्ल हैं तो इसमें प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जिसकी pH वैल्यू कम होगी वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा है वो कमज़ोर अम्ल होगा। अगर इसमें देखूँ मैं क्षारक में तो उल्टा होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो प्रबल होता है। ठीक है, क्या होता है, अम्ल के अंदर जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा है, कम है, वो प्रबल अम्ल है यानी कि ताकतवर है। और अगर क्षारक में देखूं तो जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा है वो प्रबल है। ठीक है, वो कैसा है, प्रबल क्षारक है। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो मैंने अम्ल के बारे में क्या बताया था, जिसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी वो प्रबल होगा। तो यानी मैं क्या कह रही हूँ, इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है, और मैंने अभी अभी क्या बताया, जब वैल्यू कम होती है अम्ल की तो वो प्रबल ज़्यादा होता है, यानी इस तरफ प्रबलता बढ़ रही है, ये सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, और धीरे धीरे प्रबलता घटती जा रही है जैसे जैसे वैल्यू 7 की तरफ जाएगी। तो जिसकी वैल्यू कम होगी वो प्रबल है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू कम है उसमें हाइड्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा है। जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती है हाइड्रोनियम आयन की मात्रा कम हो जाती है और वो अम्ल कमज़ोर पड़ने लगता है, वो अम्ल कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, 7 तक आते आते वो उदासीन हो चुका है। समझ में आई बात। तो अब अगर हम आगे जाएंगे तो वो क्षारक है। ठीक है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी क्षारक प्रबल होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रबल क्षारक है। समझ गए, इधर प्रबल अम्ल है, इधर प्रबल क्षारक है। तो ये थी 0 से 7 के बीच में अम्ल है, और अम्ल में जिसकी pH वैल्यू कम होगा वो ज़्यादा प्रबल है। इसी तरह 7 से 14 क्षारक है, जिसकी pH वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ फिर से, तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 ये मेरा pH की वैल्यू है। तो अगर इस तरफ 7 से इस तरफ जब आ रहे हो तो अम्ल प्रबल होता जा रहा है, 7 से इस तरफ जब जा रहे हो तो क्षारक प्रबल होता जा रहा है। इस तरफ जब आ रहे हो तो हाइड्रोनियम आयन की मात्रा बढ़ रही है इस तरफ आते वक्त, और इस तरफ जाते वक्त क्या हो रही है, हाइड्रोनियम आयन की मात्रा घट रही है। समझ में आई बात। इधर जो है क्षारक प्रबल है और इधर जो है अम्ल प्रबल है। ठीक है, तो यानी कि जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही प्रबल अम्ल होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही प्रबल क्षारक होगा। तो ये चीज़ आ गई समझ में। तो ये होता है अम्लता का कारण। और pH के अंदर आपको मैंने फिर से बता दिया कि pH का जब बताया था तो उसमें क्या बताया था कि जिसकी वैल्यू प्रबल होगा कौन सा, जिसकी हाइड्रोजनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी।